बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब देखो भाई, पहली वीडियो में हमने क्या किया, पहली रिकॉर्डिंग में हमने किया क्या है, हमने ये समझा है कि जब भी बॉडी को कोई स्ट्रेस, इंजरी या सर्जरी या बर्न्स या ट्रॉमा की कंडीशन से गुजरना पड़ता है, तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को बचाने की एक सूरत इख्तियार करती है जिसे एब एंड फ्लो थ्योरी या मॉडल के ज़रिए समझाया जाता है। और उसके दो फेजेस हमने डिस्कस कर लिए थे, यानी कि एक एप फेस और दूसरा कौन सा फेस, फ्लो फेस। कि एप फेस बेसिकली एक इमरजेंसी शटडाउन फेस है और फिर बॉडी अचानक फ्लो फेस की तरफ शिफ्ट कर जाती है जब बॉडी को रिससिटेट किया जाता है, और वो एक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है। और हमने ये भी अर्ज किया था या जिक्र किया था कि दो सिस्टम्स हैं, यानी कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम, जो कि मिलकर इस रिस्पॉन्स को चला रहे होते हैं। और ये बेसिकली एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट यानी कि सिर्स की तरफ बॉडी को ले जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन साइटोकाइंस। अब दो कंडीशंस आगे हो सक बल्कि तीन कंडीशंस आगे हो सकती हैं। पहला तो ये होगा कि वो कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी, दूसरा ये होगा कि वो मॉड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, या तीसरा होगा कि तुम्हारे पास कार्ड्स का रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि कंपनसेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। पहली चीज़ हमारे फेवर में है, बकिया दो चीज़ें हमारे नुकसान में हैं। फिर मैंने ये बताया था कि अगली जो वीडियो होगी या अगली जो रिकॉर्डिंग होगी या जो अगली स्लाइड्स होंगी उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो हम फ्लो फेज के अंदर एक लफ्ज़ कह रहे हैं कि ये एक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, वो किस तरीके से काम कर रही होती है। बेसिकली ये वाली जो मुख्तसर सी डिस्कशन है वो इसी बात से मुताल्लिक़ है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि जो फ्लो फेज है वो एक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, ठीक है। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है जिसके अंदर बॉडी क्या कर रही है, वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर रही है, ठीक है। अब देखो, आफ्टर द इंजरी द बॉडी डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इट शिफ्ट्स रिसोर्सेज फ्रॉम पेरिफेरल प्रोविंसेस यानी कि मसल फैट और स्किन से टू द सेंट्रल यानी कि कैपिटल लिवर इम्यून सिस्टम टू फाइट एंड रीबिल्ड। द एसेंस इज प्रायोरिटाइजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बेसिकली दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एक तुम्हारे पास पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, एक तुम्हारे पास सेंट्रल टिश्यूज़ हैं। बॉडी क्या कर रही है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रही है फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज़ टूवर्ड्स द सेंट्रल टिश्यूज़, ताकि सेंट्रल टिश्यूज़ क्या करें, इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें टू फाइट द सिचुएशन। तो तुम्हारे पास पेरिफेरल टिश्यूज कौन कौन से हैं, मसल है, एडिपोज टिश्यू है और स्किन है। यहाँ से दो अमाइनो एसिड्स खास तौर पे, यानी कि तुम्हारे पास ग्लूटामीन और एलेनिन, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल टिश्यूज यानी कि लिवर टू द इम्यून सिस्टम और टू द वूंड साइट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि किंग ने हुक्म दे दिया है कि भाई वहाँ से तुम क्या करो, लकड़ियाँ जमा करके लाओ और लाकर तुम यहाँ पर किले में दो, ताकि किले की तामीर दोबारा से मरम्मत हो सके। तो देखो, वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ तोड़कर एलेनिन और ग्लूटामीन को भेजा जा रहा है टुवर्ड्स द किला, टुवर्ड्स द कैसल। तो ये देखो हाइपर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर बीएमआर स्काई रॉकेट कर जाता है 15 to 25%। और कुछ जो बर्न्स की स्टेट होती हैं, ये भी तुम्हारे पास एमसीक्यू में आ सकता है कि जो हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट होता है वो कौन सी सिचुएशन में होता है, वो बर्न्स की सिचुएशन में होता है। यानी कि बॉडी सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन से वाले स्ट्रेस स्टेट में करती है, वो बर्न्स की स्टेट में करती है, ठीक है। The primary goal is not the energy conservation, it's basically short term survival at all cost। अब देखो, दो अमाइनो एसिड्स हैं, की अमाइनो एसिड्स, पहला तुम्हारे पास कौन सा है, एलेनिन है, दूसरा तुम्हारे पास कौन सा है, ग्लूटामीन है। तो एलेनिन क्या है, ये प्राइमरी सबस्ट्रेट है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर फैक्ट्री। और ग्लूटामीन क्या है, ये तुम्हारे पास जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके लिए फ्यूल के तौर पे काम करता है। कौन से सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, भाई इम्यून सिस्टम के सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि लिम्फोसाइट्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, उनके लिए एज अ फूल रिसोर्स काम करता है। अब देखो, जब ये तुम्हारे पास प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट के अंदर एक चीज़ ये है कि तुम्हारे पास नॉर्मली जहाँ पर मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन और मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक बैलेंस में चल रहे होते हैं, एक इक्विलिब्रियम में चल रहे होते हैं, तो जो स्ट्रेस स्ट्रॉम आता है, यानी कि साइटोकाइंस, कैटिकोलामीन और कॉर्टिसोल, जो कि स्केलेटल मसल को फोर्स करते हैं कि तुम अपनी प्रोटीन तोड़ तोड़ के कहाँ भेजो, तुम अपनी प्रोटीन तोड़ तोड़ के सेंट्रल टिश्यूज़ की तरफ भेजो, यानी कि लिवर, इम्यून सेल्स और
जो तुम्हारे पास इंजरी साइट है वहाँ पे भेजो, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है एंड द मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन ओवरवेज द मसल प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अब तुम्हारे पास बेली एंड लव से चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कौन से पाथवेज के थ्रू होता है और मसल प्रोटीन सिंथेसिस कौन से पाथवे के थ्रू होता है। तो यहाँ पर ये पाथवे मैं तुम्हारे सामने पूरा पढ़ के नहीं दिखा रहा, बस मैं इसकी निशानदेही कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास एनाबॉलिक काम है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस वाला काम है, वो एमटॉर पाथवे से हो रहा होता है। IGF-1 कन्वर्टेड इनटू P13 के, ठीक है, एमटॉर और प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और जो ब्रेक डाउन पाथ पे हो रहा होता है कैटाबॉलिक पाथवे, वो NF कैपा बी पाथवे या फॉक्सो पाथवे से हो रहा होता है। तो ये तुम्हारे पास वन लाइनर MCQ आ सकता है, इसलिए मैंने इसकी निशानदेही कर दी है कि बस तुम्हें इतना बताओ कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास नॉर्मली प्रोटीन बिल्डिंग और प्रोटीन ब्रेकिंग या मसल मसल मेकिंग और मसल ब्रेक डाउन जो है वो एक इक्विलिब्रियम में होता है। तो वो कौन कौन से पाथवेज से होता है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फ्लो फेज द ब्रेक पाथवे कम्प्लीटली ओवर पावर्स द बिल्ड पाथवे, जो कि हमारा अभी इस वक्त मौजूद सुखन है, ठीक है। तो वो क्या बता रहे हैं, देखो तुम्हारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि बेली से लिखी हुई हैं कि 1 to 2% पर डे, यानी कि अप टू 20% इन मेजर सेप्सिस। और ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं, वही हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है और हार्मोनल शिफ्ट्स है। वही जो हमने बात पीछे की थी पहली स्लाइड के अंदर, पहली क्लास के अंदर, वही बातें यहाँ रिपीट हुई हुई हैं। अब ज़रा एक बात, दो तीन चीज़ें समझ लो कि पहली चीज़ है द फीडिंग पैराडॉक्स। क्या है, नॉर्मली फीडिंग यानी कि अमाइनो एसिड स्टिमुलेट्स मसल प्रोटीन सिंथेसिस। आफ्टर मेजर इंजरी द एनाबॉलिक रिस्पॉन्स इज ब्लंटेड, द कैटाबॉलिक ड्राइव फ्रॉम द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज टू पावरफुल टू ओवरकम, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो तुम्हारे पास मसल वेस्टिंग हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट की वजह से नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्टिव हार्मोनली ड्रिवन प्रोसेस है, यानी कि एक्टिवली बॉडी इस बात की कोशिश कर रही है कि मैं प्रोटीन्स तोड़ तोड़ के कहाँ भेजूँ, मैं सेंट्रल टिश्यूज़ की तरफ भेजूँ। और फिर ये है कि ICU के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर चूंकि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ जमा हो जाते हैं, यानी कि बेड रेस्ट, वेंटिलेशन, एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस, वो सारी चीज़ें मिलकर तुम्हारे पास इस कैटाबॉलिक रिस्पॉन्स को एक्सेसरबेट कर सकते हैं, मज़ीद बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कुछ और फ्रैक्शन फिगर्स हो गए। अब ये जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, ये कि कोई, चूंकि हमने अभी ये पढ़ा कि ये एक्टिव प्रोसेस है और ये बाकायदा एनर्जी डिपेंडेंट है और ये रेगुलेट हो रहा होता है, तो ये क्या होता है, ये तुम्हारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम यूबिक्विटिन कहते हैं। जिस प्रोटीन को तबाह करना होता है, जिस मसल को तबाह करना होता है, उसको टैग कर देते हैं यूबिक्विटिन से। और फिर प्रोटियोजोम्स जो होते हैं वहाँ पर, जो कि तुम्हारे पास प्रोटीन तोड़ने वाले इंजाइम्स होते हैं, वो यूबिक्विटिन लगी हुई प्रोटीन्स को पहचानते हैं और उनको तोड़ना शुरू करते हैं ATP के ज़रिए, यानी कि एक एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है। और फिर वो तुम्हारे पास उन प्रोटीन्स को तोड़कर अमाइनो एसिड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये अमाइनो एसिड्स तुम्हारे पास इन टिश्यूज से निकलकर सेंट्रल टिश्यूज यानी कि लिवर, इम्यून सेल्स और फिर साइट ऑफ इंजरी तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो बार बार प्रोटीन का टूटना है, इट लीड्स टू फटीग, रिड्यूस मोबिलिटी, इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन लाइक डायफ्राम एंड इसा मसल, पुअर वुंड हीलिंग एंड इंक्रीज मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। अब ये एक फैक्ट एंड फिगर है जो तुम्हें याद रखनी है कि नाइट्रोजन लॉस कैन रीच 14 to 20 ग्राम पर डे। दिस इज इक्विवेलेंट टू लूजिंग 0.5 kg ऑफ लीन मास मसल मास डेली, ठीक है। तो एग्ज़ाम ट्रैप क्या है, एग्ज़ाम ट्रैप यही है कि तुम्हें बात याद रखनी है कि ये जो फ्लो फेज के अंदर प्रोटीन टूट रही हैं, ये एक एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है, और बॉडी एक्टिवली अपनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर रही है ताकि वो क्या कर सके, वो इन मसल्स को तोड़ सके। सो दिस इज़ अ कंट्रोल डीमोलिशन, डीमोलिशन, नॉट अ पैसिव डिके, ठीक है। और भी कुछ पाथवेज हैं जो कि लेस डोमिनेंट पाथवेज हैं, जो कि प्रोटियोलाइसिस की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, बट मैं तुम्हें दो पाथवेज बता चुका हूँ, तुम्हें वो याद रखते हैं, यूबिक्विटिन पाथवे और एक जो हमने अभी पिछली स्लाइड खोल के डिस्कस किया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब देखो एक अजीब अजीब चीज़ ये है जो कि यहाँ पे तुम्हें समझनी है, वो ये है कि आम बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो कि खाना पीना छोड़ दे,
तो जब वो खाना पीना छोड़ देता है तो क्या होता है, उसका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर भी प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ताकि बॉडी उस प्रोटीन को इस्तेमाल करके क्या कर सके, उससे ग्लूकोज या ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सके। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। असल में चूंकि यहाँ पर एक बाकायदा पूरी बॉडी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स से गुजर रही है, और पूरी बॉडी ग्लोबली इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मीडिएट करने में मतलब ये है कि इन्वॉल्व है। तो तुम्हारे पास जो लिवर है वो वहाँ पर, चूंकि मैंने अभी क्या बताया कि वो सेंट्रल ऑर्गन है या सेंट्रल वो है तुम्हारे पास, तो वो क्या करता है, वो एक और काम ये करता है कि वो इस वक्त आम प्रोटीन्स को के बनाने को रोककर जो वार टाइम प्रोटीन्स हैं, यानी कि जंगी हालात में जो प्रोटीन्स बनती हैं उनको बनाना शुरू कर देता है। और वो क्या होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट फेस रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो देखो दो काम एक साथ हुए, बल्कि दो से तीन काम एक साथ हुए। पहला काम तो ये हुआ कि तुम्हारे पास मसल्स टूटने शुरू हो गई। दूसरा काम ये हुआ है कि ये जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, यानी कि मसल्स और फैट, दे बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं? क्योंकि अगर ये इंसुलिन सेंसिटिव होंगे तो ये जो टूट टूट कर ग्लूकोज के लिए तुम्हारे पास रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो नहीं सप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो कॉर्टिसोल है, ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है, ये क्या करता है, ये इंसुलिन के इफेक्ट को रेजिस्ट करता है और बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरेट करता है। दूसरा काम क्या हुआ, लिवर ने भी जो है इशारा दे दिया इंसुलिन को, भाई अभी तुम काम नहीं करो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का तोड़ना अभी कर रहा हूँ और ग्लूकोज का बनाना कर रहा हूँ, जबकि तुम्हारा मकसद इन दोनों का उलट करना है, अभी मेरे पास इसका वक्त नहीं है। तीसरी बात यह है कि बॉडी ने क्या किया, लिवर ने क्या किया कि नॉर्मल हालात में बनने वाली प्रोटीन्स यानी कि एल्ब्यूमिन वगैरह, ट्रांसफेरिन, ठीक है, ये सब क्या कर दिए इन्होंने, कम कर दिए। और जो है तुम्हारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन, हेप्टोग्लोबिन, इन चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसका मसला क्या होता है, इसका मसला ये होता है कि एक तो बॉडी जो है चूंकि यहाँ पे इंसुलिन सिग्नलिंग डिक्रीज हो गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी में डेवलप हो गई है, तो एक तो बॉडी हाइपरग्लाइसीमिया में चली जाती है, ठीक है। दूसरा काम ये हुआ कि एल्ब्यूमिन कम भी हो गई, क्योंकि अभी लिवर आम हालात में एल्ब्यूमिन नहीं बना रहा। दूसरा, एल्ब्यूमिन जो है वो लीक होना शुरू हो जाती है वैस्कुलर स्पेस से, जो है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर। तो देखो एल्ब्यूमिन ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज सिंथेसिस की वजह से नहीं हो रहा, एक काम ये भी हो रहा है कि देर इज़ अ मैसिव इंक्रीज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी ड्यू टू लीकी कैपिलरीज विच causes albumin to shift into the extravascular compartment, ठीक है। तो इससे दो बातें होती हैं। देखो अब मैं ना सारी बातों को एक साथ समराइज कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मिलके क्या करेंगी। देखो पहला काम क्या हुआ है कि देर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस ना, उसकी वजह से बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है। दूसरा काम ये हुआ है कि तुम्हारे पास एल्ब्यूमिन एक तो बन भी कम रही है, दूसरा चूंकि तुम्हारे पास ये एक ऐसी स्टेट है जो कि इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, इसके अंदर जो तुम्हारे पास कैपिलरीज हैं वो लीकी हो गई हैं, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन वहाँ से हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जा रही हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में जा रही हैं, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जा रही हैं, ठीक है। तो और तीसरा काम ये दो फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये मिलकर इस बात की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि तुम्हारे पास जो बॉडी है वो वाटर को होल्ड करने की सलाहियत जो है वो, क्यों देखो एल्ब्यूमिन जो है वो क्या है, एल्ब्यूमिन तुम्हारे पास एल्बुमिन वो प्रोटीन है जो कि वेस्कुलर कंपार्टमेंट में वाटर को अपने साथ साथ लेके चलती है। अब वेस्कुलर कंपार्टमेंट में वाटर तो नहीं है और बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये सारी की सारी कंडीशंस मिलकर एडिमा की तरफ ले जाती हैं। तो इसका एक अजीब इफेक्ट ये होता है कि बॉडी का मास तो कम हो रहा होता है वक्त के साथ साथ, बॉडी थिन लीन वेट लॉस की तरफ जा रही है, लेकिन ओवरऑल बॉडी का वेट जो है ना वो नॉर्मल रहता है ड्यू टू दिस एडिमा। ड्यू टू दिस एडीमा बॉडी का वेट क्या रहता है, बॉडी का वेट क्या रहता है, बॉडी का वेट उतना ही रहता है, बल्कि कभी कभी बढ़ा हुआ भी मिलता है। तो भाई ये इस वजह से नहीं है कि बॉडी जो है वो मतलब मास लूज नहीं कर रही, ये इस वजह से है कि बॉडी जो है वो एडीमा कर रही है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा सा एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास यहाँ देखो, क्रिटिकली इल पेशेंट्स लूज मेटाबॉलिकली एक्टिव मास यानी कि फैट एंड मसल, बट कैन पैराडॉक्सिकली गेन टोटल बॉडी वेट। ये क्यों? द गेन इज नॉट न्यूट्रिशन, इट्स अ मैसिव नॉन फंक्शनल एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि एडिमा।
और इसकी पूरी वजूहात मैं तुम्हारे सामने बयान कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखो, इनिशियल गेन इज ऑल फ्लूइड फॉलोड बाय रैपिड लॉस ऑफ लीन मास, ठीक है। ये तुम देख लेना, ये ग्राफ ऐसे भी शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट जहन में है तुम्हारे, ठीक है। अब ये है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिलकर इस पूरी सिचुएशन को मज़ीद वर्स कर देते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम्हारे पास हाइपोथर्मिया है, हाइपोटेंशन है, पेन है, ये सारी चीज़ें भी क्या कर रही होती हैं, ये एड्रीनो सिंपथेटिक एक्टिवेशन करवा रही होती हैं, जिसकी वजह से साइटोकाइन कैस्केड रिलीज होता है। और ये चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ये मज़ीद कैटाबॉलिज्म को एग्रेवेट करती हैं, जिसकी वजह से फीवर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, अक्यूट फेस रिस्पॉन्स होता है, फ्यूटाइल सबस्ट्रेट साइक्लिंग होती है, मसल प्रोटीन एंड डिग्रेडेशन होती है। तो भाई फिर दूसरी चीज़ तुम्हारे पास क्या है, इमोबिलाइजेशन है। और फिर तीसरी चीज़ क्या है, तुम्हारे पास स्टारवेशन है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या कर रही होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर इस रिस्पॉन्स को मज़ीद रोबस्ट और मज़ीद ख़तरनाक बना रही होती हैं, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। तो हाइपोथर्मिया क्या है, एक मेजर स्ट्रेसर है, इट इंक्रीजेस कैटिकोलामीन रिलीज थ्री फोल्ड, इम्पेयर्स कोagulation एंड कार्डिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या है, क्लिनिकल पर के पेशेंट्स को क्या रखना है, तुमने वार्म रखना है। फिर जो टिश्यू एडीमा है, बेसिकली इट्स ड्यू टू लीकी कैपिलरीज, एग्रेसिव आईवी फ्लूइड्स, इंटरस्टिशियल एडीमा, इंक्रीज डिफ्यूजन डिस्टेंस फॉर ऑक्सीजन, impaired ऑर्गन फंक्शन, ठीक है। और स्टारवेशन, द बॉडी हैज ओनली 24 आवर ऑफ ग्लूकोज स्टोर्स, आफ्टर दैट इट मस्ट ब्रेक डाउन प्रेशियस मसल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, इवन शॉर्ट प्री ऑफ फास्ट वर्सन पोस्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये पूरी बातों का खुलासा ये है कि ये जो हाइपर कैटाबॉलिज्म स्टेट है, ये तुम्हारे पास इनिशियली तो तुम्हारे पास हार्मोन्स के ज़रिए होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स और हैं जो कि इसको इस भड़कती हुई आग, इस जलती पर तेल का काम करते हैं। तो उनमें क्या है, एक तुम्हारे पास बेड रेस्ट है, दूसरा तुम्हारे पास स्टारवेशन है। तो इमोबिलाइजेशन और स्टारवेशन और फिर तीसरी चीज़ हाइपोथर्मिया, और ये सब चीज़ें क्या है, इस कैटाबॉलिज्म पाथवे को मज़ीद क्या करती हैं, एग्रवेट करती हैं। अब क्या हमारे पास इसको इसको हमें हल करने का हमारे पास कोई तरीक़ा है? तो भाई उसको हम कहते हैं ईरास, क्या मतलब, इन्हांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी। अब इसका बेसिकली मैं तुम्हें ख़ुलासा बता देता हूँ, तुम स्लाइड्स पढ़ लेना, ठीक है। स्लाइड्स तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हें ख़ुलासा बता देता हूँ। वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी क्या करते हैं, पेशेंट को हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं कि वो ये सारी चीज़ें ना डेवलप करे। उसके लिए बिफोर सर्जरी हम क्या करते हैं, बिफोर सर्जरी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की मिनिमल स्टारवेशन हो, यानी कि पेशेंट को प्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग देते हैं, और पोस्ट ऑप भी जैसे ही पेशेंट होश में आता है हम उसकी फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्रिवेंट होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रिवेंट होती है। ड्यूरिंग सर्जरी हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि पेशेंट को मिनिमल एक्सेस सर्जरी, यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ अब हम लेके जा रहे हैं, ताकि स्कार टिश्यू इंजरी हमारे पास कम से कम हो। दूसरी बात हम ये करते हैं कि हम एपिड्यूरल्स और रीजनल ब्लॉक्स देकर एफरेंट पेन सिग्नल्स को ख़त्म कर देते हैं। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो पेन, हाइपोथर्मिया और ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिकली एक एडिशनल फैक्टर के तौर पे काम करती हैं जो कि कैटाबॉलिक स्टेट की तरफ लेके जाता है। तो हम इन चीज़ों को खामोश करा देते हैं, जिसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, वो ब्लंट हो जाता है। और आफ्टर द सर्जरी हम पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करवाते हैं, इट प्रिवेंट्स मसल वेस्टिंग एंड इम्प्रूव्स ऑर्गन फंक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो तुम्हारे पास पेशेंट सर्जरी से होता हुआ आता है और या फिर किसी स्ट्रेस स्टेट या इंजरी से गुजरता है, तो हम क्या, इन 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 चीज़ों को इस्तेमाल करके, इस टूल किट को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उसका ये जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, फ्लो फेस वाला रिस्पॉन्स है जो कि कैटाबॉलिक है, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त आउटकम मिलता है। और वो कैटाबॉलिक स्टेट अचीव नहीं हो पाती जो बॉडी के लिए तबाहकुन साबित होती है, पेशेंट सेल से, मौत से, और फिर उसके बाद हमने एक MSOF भी पढ़ी थी, उन सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, अपने आप को बचा लेता है। तो ये हमारे पास जो छोटा सा चैप्टर है, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी, उसके अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और सारी चीज़ें हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया है, उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बहुत आसान तरीके से एक स्टोरी स्टाइल में कवर कर लिया है। इसकी पॉडकास्ट मैं यहाँ नहीं सुना रहा, मैं अपलोड कर रहा हूँ, तुम वहाँ से सुन लेना, ठीक है, लेकिन सुन लेना ताकि तुम्हारे जहन में मज़ीद बेहतरीन किस्म की पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, अब हम आगे चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।